चलिए दोस्तों, आज हम जुड़ चुके हैं स्टडी पॉइंट सुपौल। चैनल का नाम है और सब रोज के तरह आज भी हम जुड़ चुके हैं डिस्कशन के लिए, जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और आशा करते हैं आप लोग भी इस वीडियो को देख के लाभ उठाते होंगे, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है क्वेश्चन का बहुत ही लेवल पे रहता है, जो मतलब उसी से मिलता जुलता हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन है बायोलॉजी, जिसमें तीसरा चैप्टर है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? ठीक है, विर्चाऊ। देखिए, एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? विर्चाऊ ने देखा 1865 में। 1855 से एलुसेंट में। ठीक है, इसका इसमें थोड़ा चलिए इसकी को बाद में देखेंगे। चलिए, अगर पूछेगा कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होते हैं? तीन प्रकार से। कौन कौन? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री होगा, अर्धसूत्री होगा और असूत्री। असूत्री विभाजन में क्या होता है? यह विभाजन जीवाणु, नीलहरित शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ, विषाणु इत्यादि में होता है। इस क्रिया में केंद्र में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव में भी विभाजन होता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। कितने पुत्री कोशिका का? दो पुत्री कोशिका का। अब है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था 1879 ईस्वी में। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, वाल्टर फ्लेमिंग हो जाएगा 1879 ईस्वी में। यह विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है। पूछेगा कि मतलब समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो कायिक कोशिका में। ठीक है, जिसके फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या और मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। समसूत्री है तो उससे भी लगा सकते हैं, ये इसमें बराबर होती है। समसूत्री विभाजन को पहले दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो इसको देखते हैं, केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस। तो केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया 5 अवस्था में पूर्ण होती है। कितने अवस्था में? 5 अवस्था में। तो इसका है अंतरावस्था, जिसको इंटरोफेज बोलते हैं, इंटरफेज। दूसरा है प्रोफेज। तीसरा है मध्यावस्था, जिसको मेटाफेज बोलते हैं। चौथा है एनाफेज। पांचवा है टेलोफेज। तो चलिए देखते हैं अंतरावस्था या विरामावस्था, जिसको इंटरफेज बोलते हैं। इसमें क्या है? यह अवस्था विभाजन के पूर्व की अवस्था, मतलब विभाजन जो होता है उसके पूर्व, यह विभाजन के पूर्व की अवस्था है। यह अत्यधिक क्रियाशील अवस्था है। क्या है? अत्यधिक क्रियाशील अवस्था। अत्यधिक क्रियाशील है। इस अवस्था को निम्न भागों में बांटा गया। देखिए इसमें क्या सब है। इसमें है जीवन फेज। तो जीवन फेज में क्या होता है? इस अवस्था में आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ठीक है, आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए एस फेज है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए संश्लेषण होता है, जिसे फलस्वरूप यह मात्रा में दोगुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। G2 फेज उसके बाद है। इसमें क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है। क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पूछेगा किस मतलब अवस्था में डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है? तो G2 फेज हो जाएगा। और इसमें होता है आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंटरफेज में क्रोमेटिन जाल अकुंडलित एवं पतला होता है, जिसे पतला होता है सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। क्या होता है? ठीक है, सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। अब देखिए दूसरा है प्रोफेज। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज में होती है। पूछेगा कि कोशिका का वास्तविक विभाजन
किसमें होता है? तो प्रोफेज अवस्था में होता है। इसमें जो है क्रोमेटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। क्रोमेटिन जाल जो होते हैं वो छोटा और मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। और क्रोमोसोम 2 अर्ध भागों में बढ़ जाता है, मतलब 2 आधे आधे भाग में बढ़ जाता है। दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं, मतलब दोनों भागों का एक बिंदु होता है जिससे वह जुड़ा होता है। इस बिंदु को पूछेगा क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर। पूरी रचना अगर पूछेगा मतलब क्या कहलाती है, ये जो जितना प्रक्रिया हुआ अगर पूछेगा ये पूरी रचना क्या कहलाती है, तो ये क्रोमेटिड होगा। क्या होगा? क्रोमेटिड कहलाती है। इस अवस्था के अंत में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गायब हो जाती है। केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गायब हो जाती है। तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। चलिए अगला अवस्था है मध्यावस्था, जिसको मेटाफेज बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में तुर्क धागे का निर्माण होता है। प्रोफेज में लास्ट में होता था तुर्क धागे का निर्माण, और मध्यावस्था यानी मेटाफेज में शुरू में ही होता है तुर्क धागे का निर्माण। इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रोमियर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में पूछेगा कितना समय लगता है, तो 2 से 10 मिनट। ठीक है। अगर पूछेगा मेटाफेज में कितना समय लगता है, तो 2 से 10 मिनट। ठीक है, 2 से 10 मिनट का समय लगता है। चलिए अगला अवस्था है एनाफेज। यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था है। ऐसे भी पूछेगा कि सबसे छोटी अवस्था कौन है, तो एनाफेज। पूछेगा कितना मिनट लगता है इसमें, 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट। यह सबसे छोटी अवस्था है। विभाजन 2 से 3 मिनटों में समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमियर जो होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र अब दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। गुणसूत्र जो होता है दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। चलिए अगला अवस्था है टेलोफेज। यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी है। यह अवस्था प्रोफेज, जो प्रोफेज हम पढ़े थे दूसरा नंबर में प्रोफेज, उसका उल्टा है कौन? टेलोफेज। उसमें केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं। टेलोफेज में क्या होता है? केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं। और प्रोफेज में क्या हो जाता था? उसमें गायब हो जाता था। इसमें क्या है? स्पष्ट हो जाता है, मतलब साफ साफ दिखने लगता है। क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर नष्ट हो जाता है। पूछेगा कौन सा फाइबर नष्ट हो जाता है? स्पिंडल फाइबर। ठीक है। चलिए उसके बाद है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है। इसमें है केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से क्या होता है? एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। कितने पुत्री कोशिका का? 2 पुत्री कोशिका का। पौधे में साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होता है। पूछेगा पौधे में साइटोकाइनेसिस की क्रिया किसके द्वारा होती है? सेल प्लेट। सही है, सेल प्लेट हो जाएगा। अब है समसूत्री विभाजन का महत्व। हम देखेंगे समसूत्री विभाजन का क्या सब महत्व है। तो इसमें देखिए जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। क्या होता है? जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। इस विभाजन के द्वारा शरीर की मरम्मत होती है तथा घाव भरता है। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस विभाजन के द्वारा शरीर की मरम्मत होती है और घाव भरता है, तो कौन हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। सही है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन है, जिसको हम मियोसिस, कभी कभी बायोलॉजी का है तो देखिए दोस्तों बायोलॉजी के सेशन में होता है कि मियोसिस है तो उसको हिंदी में भी मियोसिस ही लिख देगा, साफ साफ नहीं लिखेगा अर्धसूत्री विभाजन। तो सतर्क रहना है और ध्यान से रखना है याद। अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम मियोसिस बोलते हैं, इसमें होता क्या है? अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहता है। साफ साफ क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाने के लिए कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस न दे के पूछ दे कि किस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। इसमें होता क्या है? पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। कितना हो जाता है? आधी हो जाती है।
और क्या होता है, इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी पुत्री कोशिका का? 4। अब देखिए मियोसिस को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए मियोसिस को जो विभाजित किया गया है उसका देखते हैं। मियोसिस को देखिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। अब देखिए प्रोफेज को निम्न उप अवस्था में, पहला क्या है मियोसिस का? प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज को मतलब निम्न अवस्था में बांटा गया है, थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोफेज को निम्न उप अवस्था में, इसका उप अवस्था नहीं कह सकते, उप अवस्था में बांटा गया है। तो पहला क्या है? लिप्टोटीन। क्या है? लिप्टोटीन। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल कुंडलित एवं लंबे होते हैं। क्या होते हैं? कुंडलित जाल, क्रोमेटिन जाल कुंडलित एवं लंबे होते हैं। पूछेगा क्रोमेटिन जाल कुंडलित एवं लंबे किस उप अवस्था में होता है? तो लेप्टोटीन में। ठीक है, लेप्टोटीन, क्योंकि ये जो लेप्टोटीन है प्रोफेज की उप अवस्था है। चलिए अगला है जाइगोटीन। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जोड़े में समजात गुणसूत्र जो होता है जोड़े में व्यवस्थित होते हैं, जिससे क्या अगर पूछेगा उसे क्या कहते हैं? वाइब्लेंट। क्या कहते हैं? वाइब्लेंट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पैकिटीन। पैकिटीन में है, इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्या होता है? गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड अलग अलग दिखाई देते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड अलग अलग दिखाई देते हैं। उन्हें चतुष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्टक। अगला है डिप्लोटीन। क्या है? डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के बीच, समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण पैदा होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण पैदा होता है, जिसके फलस्वरूप ये अलग अलग होने लगते हैं। उसमें जो प्रतिकर्षण होता है उसके प्रभाव से वो अलग अलग होने लगते हैं, किंतु कुछ बिंदुओं में आपस में जुड़े ही रहते हैं। कुछ ऐसा रहता है कि आपस में जुड़े ही रहते हैं, कुछ तो अलग हो जाता है और कुछ जुड़े ही रहते हैं। इस बिंदु को काइजमा कहते हैं। क्या कहते हैं? काइजमा। इस बिंदु पर क्रोमेटिड के खंडों के बीच अदला बदली होती है। क्या होता है? इस बिंदु पर क्रोमेटिड के खंडों के बीच अदला बदली होती है। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इस प्रक्रिया को। अब पूछेगा क्रॉसिंग ओवर के कारण ही, मतलब इसमें पूछ सकता है डायरेक्ट कि मतलब संतान माता पिता से भिन्न, कुछ मतलब जो भिन्न हो जाता है किस कारण, तो वो क्रॉसिंग ओवर के ही कारण होता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही संतान माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। चलिए अगला है डायकाइनेसिस। क्या है? डायकाइनेसिस। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समजात गुणसूत्र जो है अलग अलग हो जाते हैं। केंद्रक तथा केंद्रिका गायब हो जाते हैं। केंद्रक और केंद्रिका गायब हो जाते हैं और तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। चलिए अब मेटाफेज फर्स्ट है। इसमें क्या होता है? तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तुर्क धागा पूर्ण हो जाता है। इसमें जो तुर्क धागा बनता है उसका निर्माण जो होता है वो पूर्ण तरह से हो जाता है और तुर्क धागे मध्य में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ जाता है। अब एनाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है? प्रत्येक वाइब्लेंट में एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खींच जाता है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक वाइब्लेंट में जो एक गुणसूत्र होता है एक ध्रुव की ओर और दूसरा गुणसूत्र होता है दूसरे ध्रुव के, मतलब 2 गुणसूत्र होता है। एक इस मतलब जैसे नॉर्थ मतलब मान सकते हैं और साउथ, मतलब एक इधर जाता है एक इधर जाता है, खींच जाता है। इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हो पाता है। किसका विभाजन नहीं हो पाता? सही है, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हो पाता है। इस प्रकार कुल गुणसूत्र में आधा गुणसूत्र एक ही ध्रुव की ओर तथा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। अब है टेलोफेज फर्स्ट। दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। पूछेगा मतलब किस अवस्था में दोनों ध्रुवों के और केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है? तो टेलोफेज फर्स्ट।
इस प्रकार एक मातृ केंद्रक से दो पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है। एक मातृ केंद्रक होता है, उससे क्या होता है, दो पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है। चलिए अब है मियोसिस दूसरा, मतलब मियोसिस सेकेंड। इसमें होता क्या है, केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। पूछेगा क्वेश्चन कि केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन किसमें हो जाता है, मियोसिस सेकेंड। इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद उन दोनों कोशिका में पुनः विभाजन शुरू होता है। जैसे ही मतलब इसमें होगा, जैसे केंद्रक के साथ साथ तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और क्या होगा, दो पुत्री कोशिका का निर्माण होगा और इन दोनों कोशिकाओं में पुनः विभाजन, मतलब जो दोनों निर्माण होगा उसमें पुनः विभाजन शुरू हो जाएगा। इस विभाजन को मियोसिस द्वितीय या मियोसिस सेकेंड कहते हैं। यह विभाजन मिटोसिस जैसा ही होता है। यह विभाजन किसको, माइटोसिस जैसा। ठीक है, इसमें निम्न अवस्थाएं होते हैं। देखिए मियोसिस सेकेंड जो होता है इसका भी निम्न अवस्था है। इसमें देखिए क्या सब है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। अब प्रोफेज सेकेंड को हम जानते हैं क्या है। ये केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका गायब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका गायब हो जाती है। किसमें, प्रोफेज सेकेंड में। क्रोमेटिड सिकुड़कर छोटे और मोटे होने लगते हैं। क्रोमेटिड सिकुड़कर कैसा होगा, छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। एक एक सेंट्रियोल दोनों ध्रुव पर चला जाता है। क्या होता है, एक एक सेंट्रियोल जो होता है वो दोनों ध्रुव पर चला जाता है। अब मेटाफेज सेकेंड है, इसमें क्या होता है, तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। क्या होता है, तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है और क्रोमोसोम सेंट्रोमियर द्वारा स्पिंडल फाइबर्स के बीच जुड़ जाता है। किसके ठीक है, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर तो पूछेगा किसके द्वारा जुड़ता है, तो सेंट्रोमियर के द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा स्पिंडल फाइबर के बीच में जुड़ जाता है। चलिए अब तीसरा है एनाफेज सेकेंड। यह जो है सेंट्रोमेयर का विभाजन हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमेयर का जो विभाजन होता है इसमें हो जाता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ही विभाजन होगा तो क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड होगा एक दूसरे से अलग हो जाएगा तथा दोनों ध्रुव की ओर एक एक चले जाते हैं। मतलब एक जाएगा दूसरा ध्रुव की ओर, एक दूसरे ध्रुव के विपरीत में। कोशिका में संकुचन शुरू हो जाएगा। कोशिका में जो होगा संकुचन शुरू हो जाएगा। अब है टेलोफेज सेकेंड। दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है। क्या होता है, केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है। अब है केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। केंद्रक पूछेगा, केंद्रक द्रव्य के टेलोफेज द्वितीय में केंद्र के विभाजन के बाद और किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य। सही है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या, मातृ कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। कितना हो जाता है, आधी हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन था कोशिका विभाजन, बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जो कि हम एसके झा के 3rd एडिशन बुक है, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, जो कि इसमें डीपली दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो चलिए बायोलॉजी का पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद जो है ना फिजिक्स का सेशन है। तो आज फिजिक्स में तीसरा चैप्टर होगा, इसके जाके बुक से चल रहा है, जिसमें तीसरा चैप्टर है गति और वेग, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए इसका जो है डिस्कशन करते हैं। कह रहा है दूरी और विस्थापन, यानी कि दूरी क्या है, कह रहा है दूरी क्या है, मतलब दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, यानी कि कोनो खास समय है उसमें जो हम चलते हैं ना, तो उसी को हम दूरी कहते हैं। ठीक है। और कह रहा है कि दूरी, अब दूरी हो गया, दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी का सही मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का सही मात्रक मीटर होता है। तो अब है विस्थापन। दूरी क्लियर होगा। देखिए दूरी किसी खास समय में चले गए निश्चित दूरी को, दूरी का चले गए निश्चित लंबाई समय के साथ जब हम चलेंगे तो उसको हम दूरी कहते हैं। ठीक है। दूरी अदिश राशि है, इसका सही मात्रक मीटर होता है। ठीक है। इसी का अगर पूछ देगा कि मतलब सीजीएस मतलब क्या होगा,
सेंटीमीटर हो जाएगा। दूरी का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है विस्थापन। कह रहा है विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब जितना दूरी हम करेंगे तय उसमें जो सबसे कम दूरी होगा यानी कि शॉर्टकट को हम विस्थापन कहते हैं। शॉर्टकट को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चलिए यानी कि विस्थापन कैसी राशि होगा? सदिश राशि। सही है, विस्थापन सदिश राशि होगा। उसके बाद है विस्थापन कैसा है मतलब क्या होता है? मीटर होता है। सही है, मीटर होता है। विस्थापन कैसे है मतलब मीटर होगा। इसका भी सीजीएस मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर। सही है। उसके बाद क्वेश्चन दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा होता है 1 से बड़ा। 1 से बड़ा या 1 के बराबर। देखिए न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं यानी कि दूरी ऊपर में रहेगा बड़का वाला और विस्थापन जो होगा नीचे वाला, मतलब जब भी होगा तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। चलिए अगला कर रहा है, अगला दूरी और विस्थापन में अंतर कर रहा है, मतलब बताइए। कह रहा है दूरी, देखिए दूरी क्या है? केवल परिमाण को व्यक्त करता है। मतलब जब दूरी में केवल परिमाण को व्यक्त, जैसे कि मान चलिए दूरी कर रहा है कोई चलेगा 5 किलोमीटर तो उसमें कहेगा 5 किलोमीटर तो खाली परिमाण को, उसी में 5 किलोमीटर उत्तर दिशा लगा के देगा तो क्या होगा? विस्थापन। सिर्फ 5 किलोमीटर बोलेगा तो दूरी होगा और उसी में 5 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो लगा दे तो क्या हो जाएगा? विस्थापन। सही है। उसके बाद कह रहा है विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। मतलब परिमाण और दिशा 5 किलोमीटर को और दिशा उत्तर यानी दक्षिणी भी व्यक्त करता है तो ये हो जाएगा विस्थापन। उसके बाद क्वेश्चन दूरी सदैव धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक या शून्य भी हो सकता है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन अगला विस्थापन में कह विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। फिर है दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि होगा। सही है, विस्थापन सदिश। उसके बाद क्वेश्चन चाल कर रहा है। चाल क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहता है। यही रहता है कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग हो जाएगा। अगर विस्थापन को तय करेंगे तो वेग होगा, अगर दूरी को तय करेंगे तो चाल होगा। ठीक है, चलिए बोलिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। सही है, मीटर पर सेकंड। इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है। उसके बाद क्वेश्चन है दूरी का चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। सही है, जब दूरी को तय करते हैं तो उसे चाल कहते हैं और चाल अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। ठीक है, अगला फिर है कि वेग का है वेलोसिटी। एकांक समय में तय के विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। सही है, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। सही है, विस्थापन बटे समय। समय के रिस्पेक्ट में हम जब विस्थापन को तय करते हैं तो उसको हम वेग बोलते हैं। सही है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है विस्थापन बराबर वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग का सही मात्रक मीटर पर सेकंड। सही है और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है। उसके बाद क्वेश्चन है वेग कैसी राशि है? सही है, जब विस्थापन को तय करेंगे तो वेग का लगेगा और वेग सदिश राशि होता है क्योंकि वो एक दिशा में चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेग दो प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक वेग जिन्हें कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम वेग जिसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। वेग दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब है त्वरण। देखिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर जैसे कि मान के चलिए कि कोई आदमी चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और वही जो आगे चल के अपने चाल को बढ़ा कर लिया 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कुछ तो परिवर्तन हुआ, 5 का परिवर्तन हुआ, इसी को हम कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते सही हैं। है, त्वरण। त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। चलिए सही है। इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से। चलिए अगला क्वेश्चन है त्वरण का सही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। उसके बाद क्वेश्चन है बीमा। त्वरण का बीमा कौन क्या होता है? LT माइनस 2 होगा। चलिए उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य है वेग एक समान होने पर त्वरण क्या होगा? जब वेग एक समान, मान के चलिए वेग अभी 5 के स्पीड से जा रहा है तो उसका अंतिम वेग भी 5 और फाइनल भी वेग 5 होगा।
तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों 5 में से 5 जगह तो 0 0 हो यानी जाएगा। कि एक समान वेग से चलेगा त्वरण शून्य होगा। सही है। होगा। चलिए फिर अगला है, जब वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता समान है। रहता है। देखिए जैसे मान के चलिए जब वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण समान, जैसे मान के चलिए 5 है वो 10 बढ़ा रहा है, फिर 15 बढ़ाएगा, मतलब 5 बढ़ाते जाएगा तो अगला में से पिछला घटाएंगे तो हमेशा अंतर 5 आएगा, तो यानी कि त्वरण समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे क्या कहते हैं? मंदन। सही है। जब वेग ऋणात्मक होता है तो जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे क्या कहते हैं? मंदन। सही है। जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे मंदन कहते हैं। मंदन। उसके बाद क्वेश्चन है फिर चलिए आगे है, मंदन लिखने के लिए माइनस का प्रयोग नहीं करते। जैसे ऋणात्मक में जब त्वरण आ जाएगा तो माइनस में नहीं लगाएंगे। नहीं लगेंगे। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जी का मान बोलिए, छोटा जी का 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर। सही। उसके बाद है बड़ा जी का बोलिए। बड़ा जी का बोलिए। 6.67 गुना 10 पावर 11 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। सही है। 6.67 गुना 10 पर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। उसके बाद v बराबर फॉर्मूला बोलिए। सही है। v बराबर u प्लस 80। s बराबर क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सही है। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। उसके बाद है b स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद sn बराबर होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। देखिए इसमें जो है ना, ये जो आपको हम फॉर्मूला बताइए क्षैतिज दिशा में जब गति तय करेगा तब हुआ। अब है ऊपर और नीचे का कंडीशन। ऊपर नीचे जब देखिए वस्तु नीचे से जब ऊपर जाएगा तो v बराबर हो जाएगा u माइनस GT, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा तो माइनस लग जाएगा। s बराबर होगा ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। सही है। उसके बाद जब वही ऊपर से जब वस्तु नीचे आएगा तो हो जाएगा v बराबर u प्लस GT, वो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष में आएगा। उसके बाद फिर है s बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। चलिए उसके बाद करेगा प्रथम समीकरण जो है v बराबर u प्लस 80, यह वेग और समय को बताता है। किसको किसको बताता है? वेग और समय को बताता है। फिर है द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, किसको बताता है? सही है। विस्थापन और समय को बताता है। फिर है तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये किसको किसको बताता है? सही है। विस्थापन और वेग को बताता है। फिर है आगे, चलिए तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर था आप लोग का गति का वेग, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर है प्रक्षेप्य गति। तो चलिए अगला टॉपिक है प्रक्षेप्य गति, जो कि चौथा चैप्टर है। एसके झा बुक का 3rd एडिशन का बुक है। इसमें प्रक्षेप्य गति चौथा चैप्टर है। चलिए इसमें कह रहा है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। देखिए अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है तो उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे कि मान चलिए एक ही समय में वो 2 दूरी तय करेगा। जैसे किसी बॉल को हम फेंकते हैं तो सीधा ऊपर भी जाता है लेकिन आगे भी जाता है, ऊपर भी जाता है यानी कि ऊपर भी दूरी तय करता है और आगे भी जाता है, यानी 2 दूरी तय एक ही समय में करता है, उसी को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो चलिए प्रक्षेप गति का वह पथ पूछा जाता है कि प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? बोलिए। परवलयाकार। सही है। परवलयाकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। छक्का मारने पर बॉल की गति प्रक्षेप गति का उदाहरण है। भाला फेंकने पर भाले की गति प्रक्षेप गति का उदाहरण है। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, ये सब जो है ना आपको प्रक्षेप गति का उदाहरण कह रहा है। अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखीय होगा और फिर गोली का पथ प्रक्षेप हो जाएगा। कह रहा है अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे बंदर को यानी कि सीधी निशाने में मारेगा तो जो है ना बंदर जो है जब गोली चलते ही पेड़ से कूद जाएगा तो सीधा जो है ना बंदर को लग जाएगा। किस गति के कारण? प्रक्षेप गति के कारण, क्योंकि गोली सीधा जाएगा,
बंदर जैसे ही कूदेगा तो गोली जो है धीरे धीरे नीचे आते जाता है, तो जिसके कारण बंदर को लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो घटक होते हैं। पहला है u cos थीटा जो कि क्षैतिज घटक को दूरी तय करता है, क्षैतिज घटक कहलाता है, तथा उदग्र घटक u sin थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है उदग्र घटक? u sin थीटा मतलब उदग्र ऊपर वाला को u sin थीटा, u sin और थीटा सीधा जब जाएगा तो उसको u cos cos थीटा। ठीक है। u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता। u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप में नहीं बदलता। और u sin थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ता है। पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर शून्य होता है, फिर फिर बढ़ता है। चलिए अगला है कारक परास। इसमें तीन चीज होता है। परास जिसको हम रेंज कहते हैं, मतलब दूरी जो तय करता है उसको रेंज कहते हैं। उसके बाद अगला है हाइट, ऊपर से दूरी करता है उसको हाइट कहते हैं। और उस दोनों दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसे समय कहते हैं, यानी कि उड्डयन काल कहा जाता है। तो फॉर्मूला होता है परास कहता है, पर क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं, मतलब सीधी जो जाएगा उसको परास कहते हैं। परास का मतलब इंग्लिश होता है रेंज। रेंज बराबर होता है क्या? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g सही है। r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी सही है। देखिए अगला है, अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण से फेंका जाता है तो वह क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करेगा। क्या करेगा? महत्तम दूरी तय करेगा। कितने डिग्री पर कोण पे? 45 डिग्री पर। सही है, 45 डिग्री पे। अब है ऊंचाई। ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x मैक्सिमम बड़ा होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। कितना होता है? u स्क्वायर सही है। h बराबर होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। h बराबर क्या होता है? u स्क्वायर sin स्क्वायर बटा